हेलो एवरीवन, तो टुडे विल डिस्कस अमेंडमेंट्स जो हमारे ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट में एप्लीकेबल होंगे। देखिए, वैसे ड्राफ्टिंग में ऐसा कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, एक बहुत ही माइन्यूट सा जो अमेंडमेंट आएगा हमारा चैप्टर 9 में हम कवर करेंगे। दैट इज़ फॉर, जैसे आपको ध्यान होगा कि अभी रिसेंटली 3 नए लॉ बनाए गए हैं। इंडियन जो हमारा एविडेंस एक्ट था, आईपीसी था और सीआरपीसी था, वो रिपील हो गए, उसकी जगह पे 3 नए लॉ बने हैं। तो उसी के कॉन्सोनेंट्स में जहाँ जहाँ सीआरपीसी का रेफरेंस था उसकी जगह पे डिफरेंट लॉ, जो नया लॉ एप्लीकेबल होगा, जैसे भारतीय नागरिक जो सुरक्षा संहिता है वो एप्लीकेबल रहेगी। तो उसी के कंसर्न में हम थोड़े अमेंडमेंट देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ घबराने की जरूरत नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, कंटेंट सेम है, सिर्फ सेक्शन चेंज हो जाएंगे। तो आपको पहले सीआरपीसी के जो सेक्शंस याद करते थे वो नहीं करने हैं, उनकी जगह पे अब नया जो लॉ है वो आपको एप्लीकेबल करना है। तो देखिए क्या है इसमें। सबसे पहले आपके 3 नए लॉज आए क्रिमिनल लॉज में। एक तो भारतीय न्याय संहिता, तो न्याय संहिता किसको रिपील करता है? आईपीसी को। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये किसको रिपील करता है? आपका सीआरपीसी को। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो किसको? इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील करता है। और इसके कंसर्न में जो अमेंडमेंट्स हैं एक बार देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्रिमिनल ट्रायल जो थे, आपको याद होगा सीआरपीसी में भी हमने 2 टाइप पढ़े थे, वारंट केस एंड समन केस। तो कहानी बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम है, नो चेंज एट ऑल। वारंट केस वही हैं जो सीरियस नेचर के होते हैं, जहाँ पे 2 साल से ज़्यादा का सज़ा मिलती है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होते हैं, डेथ पनिशमेंट मिलते हैं, वो सारे के सारे कौन से होते हैं? वारंट केस होते हैं। और जो वारंट केस नहीं होते हैं वो समन केस होते हैं। एकदम एंटायरली सेम कहानी है, नो चेंज एट ऑल। बस ये सेम कहानी हमें कहाँ मिलेगी? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मिलेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सिर्फ आपको लॉ का रेफरेंस चेंज करना है, बाकी पूरी कहानी डिट्टो सेम है। वारंट केस वही है जो डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स के लिए लाइबल होते हैं। इसमें आपको याद होगा हमने 2 केसेस पढ़े थे वारंट केसेस में, या तो आप एफआईआर के थ्रू जाते हो या फिर कोर्ट में कंप्लेंट लगा करके जाते हो। सेम वही कहानी एज इट इज़ है, और बाकी का अंदर का कंटेंट डिट्टो सेम है। जैसे चार्ज वारंट केस में मेंशन करना ज़रूरी होता है, पर्सनल अपीयरेंसेस ऑफ अक्यूज मैंडेटरी होता है, वारंट कभी भी समन केस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, एंड सो ऑन। ये सारी कहानी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिट्टो सेम है, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन का रेफरेंस चेंज हो गया है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब डिफरेंट स्टेजेस जो थे आपको याद होगा हमने पढ़े थे। तो क्रिमिनल ट्रायल में वारंट केस अगर आपका है, कौन सा वाला? पुलिस रिपोर्ट के थ्रू। देखो सीपीसी में कोई चेंज नहीं, तो सिविल वाला तो सेम टू सेम वैसा भी रहने वाला है, वैसे तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो अगर आप एफआईआर के थ्रू आ रहे हो, देखो सारे स्टेजेस वही हैं, स्टेप्स वही हैं, वही। सबसे पहले एफआईआर के बाद क्या होता है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन, चार्जेस लगाती पुलिस, फिर उसके बाद प्ली ऑफ गिल्टी के लिए बोला जाता है, एंड देन प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए बोला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज। एज इट इज डिट्टो सेम है, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये सोचने की जरूरत नहीं कि हमें नया याद करना है, हमें वही याद करना है, सेम कहानी है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फर्दर। अब सेम वही कि अगर आपने क्या किया है? कंप्लेन फाइल की है, तो कंप्लेन फाइल की है तो उस केस में क्या रहेगा? तो इसमें आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेन कोर्ट को लगता है कि जेन्युइन कंप्लेन है तो, या प्रोसिक्यूशन हैज़ बीन सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज और नॉट। इफ द कोर्ट डज नॉट फाइंड एनी सफिशिएंट मटेरियल, तो ये सारी कहानी वैसी है, डिट्टो सेम, जो हमने ऑलरेडी सीआरपीसी में भी पढ़ी थी, ये पूरा सेम है। समन केस जो होते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही है कि समन केस जो है वो वारंट केस में कन्वर्ट, इवन डिस्टिंग्विश भी हम पढ़ते हैं कि वारंट केस वारंट ही रहता है हमेशा, लेकिन समन केस वारंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट इज द सेम कंडीशन, है ना, सेम है पूरा का पूरा एज इट इज। स्टेजेस समन केसेस के सेम है, वही प्री ट्रायल है, चार्जेस है, प्ली ऑफ गिल्टी है, डिट्टो सेम पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका लॉ चेंज हो गया है, एक्ट का नाम चेंज हो गया है, बाकी अंदर की स्टोरी सेम रहेगी। राइट है, तो एक तो ये अमेंडमेंट आपको देख लेना है एक बार चैप्टर नंबर 9 के अंदर, सेम टू सेम चलेगा सब कुछ। चलिए अब है नेक्स्ट रेफरेंस रिवीजन। रेफरेंस रिवीजन वाला टॉपिक भी हमने कवर किया था सीआरपीसी के अंदर। तो रेफरेंस आई गेस आपको याद होगा, रेफरेंस कब दिया जाता है? कि जब मान लीजिए आपको किसी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी को लेकर के डिस्प्यूट होता है, आपको लगता है कि पता नहीं आज की डेट पे ये एक्ट या लॉ एप्लीकेबल है भी या नहीं है, क्या आज इसकी कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं है, तो उसके लिए रेफरेंस दिए जाते हैं। और यहाँ पे अगर कोई 2 कोर्ट के बीच में डिस्प्यूट है, उसके कंसर्न में रेफरेंस कभी नहीं दिए जाते। तो जो सेम कहानी हमने ऑलरेडी सीआरपीसी में पढ़ी थी, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी यही बात बोल रहा है कि वेयर एनी कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अ केस पेंडिंग बिफोर इट इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चन of the validity of any act
ऑर्डिनेंस रेगुलेशन। तो अगर एक्ट ऑर्डिनेंस रेगुलेशन के वैलिडिटी को लेकर के क्वेश्चन मार्क रेस हो गया है तो डेफिनेटली उस केस में क्या किया जाएगा, यहाँ पे रेफरेंस दिया जाएगा। सेम कहानी अगेन, नो चेंज एट ऑल, तो इसलिए दोबारा से हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज रिविजन। अच्छा, रिवीजन अगर आपको याद हो, रिवीजन हम कहाँ देते थे, हम हाई कोर्ट के अंदर रिवीजन दिया करते थे। और रिवीजन जो देते थे हम वो किस कंसर्न में देते थे कि अगर लोअर कोर्ट ने अपना जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जाके काम किया हो, या लोअर कोर्ट ने अपने जुरिडिक्शन को सही से एक्सरसाइज नहीं किया हो, या एक्सरसाइज ही नहीं किया हो, तो ऐसे केसेस में रिवीजन में मामला जाता था। और वो भी कौन से केसेस का, जो नॉन अपीलेबल मैटर्स हैं उनका। तो सेम वैसे ही बात बोल रहा है, रिविजनल जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट्स, रिविजन लाइज बोथ and pending and decided cases, it can be filed before high court or session court, court of session और high court दोनों में से किसी में भी revision petition फाइल की जा सकती है। The object of revision confer upon the superior criminal court a kind of parental, paternal or supervisory jurisdiction in order to correct miscarriage of justice arising out of misconception। तो अगर कोई miscarriage of justice हो रहा है, क्यों, क्योंकि लोअर कोर्ट को पता नहीं कि किससे काम क्या करना चाहिए, तो उसको रोकना एक तरह से पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, अपने बच्चों को ध्यान देना कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली हाई कोर्ट की जिम्मेदारी कि उसके नीचे अंडर में जितने भी कोर्ट्स काम कर रहे हैं वो सही से काम करें। Irregularity of procedure, neglect of proper prosecution of apparent harshness of the treatment, which has resulted on the one hand in some injury to the due maintenance of law and order, on the other hand in some undeserved hardship to the individual. The purpose of revision is to enable the revision court to satisfy itself as to the correctness, legality, propriety of the finding। तो यही सारी बातें जो हैं हम लोग पढ़ते हैं कि लोअर कोर्ट ने कोई मिसकैरेज ऑफ लॉ नहीं किया हो, सही से काम किया होना चाहिए। ये चीज़ कौन इंश्योर करेगा, हमेशा हाई कोर्ट इंश्योर करेगा। आप कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। It empowers High Court and Court of Session to call for records of inferior court, examine them for themselves so as to whether a sentence finding your order of such subordinate court is legal, correct, प्रॉपर और नॉट। तो ये सब चीज़ एग्जामिन करने के लिए वो अपने पास रिकॉर्ड्स मंगा सकते हैं। तो यही सेम कहानी हम सीआरपीसी में पढ़ रहे थे भाई। देखो भावनाएं वही हैं, सीआरपीसी से चाहे नया लॉ बन गया है बट मेजर चीज़ें सेम हैं, कुछ कुछ प्रोसीजर्स में डिफरेंस जरूर आए हैं, लेकिन मेजर प्रोसीजर एज इट इज सेम ही रहेगी। द हाई कोर्ट एंड द सेशन जज हैव द पावर टू इंटरफेयर एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, दैट इज द केस एंड दे आर अंडर द लीगल ड्यूटी to interfere when it is brought to their notice। अब देखो दो तरीके से यहाँ पे रिवीजन किया जा रहा है। देखो एक तरीका तो क्या होता है कि सो मोटो बेसिस पे उनकी मर्जी है, वो जब चाहे तब किसी भी प्रोसीडिंग में इंटरफेयर कर सकते हैं। या फिर एक तरीका होता है जब उनकी नॉलेज में, मतलब रिवीजन की पेटिशन फाइल हो गई है, तब तो डेफिनेटली उनको इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, है ना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 438(1), हाई कोर्ट और द सेशन जज में कॉल और एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग बिफोर एनी इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट suitable within its local jurisdiction for the purpose of satisfying itself or himself to the correctness, legality or propriety of any finding, sentence, order recorded or passed, and as to the regularity of any proceeding of such inferior court, and may, when calling for such record, direct that the execution on sentence or order suspended if the accused is in confinement, that he be released on his own bond or bail bond pending the examination of the record। तो यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि जो ऑर्डर उन्होंने पास किया है, जजमेंट उन्होंने जो दिया है वो करेक्ट है या नहीं, लीगल है या नहीं है, उनकी फाइंडिंग ठीक है या नहीं है। और अगर किसी पर्सन को कस्टडी में रखा हुआ है, कन्फाइनमेंट किया हुआ है, तो उसको बेल पे छोड़ना, ये ऑर्डर्स इशू किए जा सकते हैं। The revisional jurisdiction of High Court or Session Judge extends only to the inferior criminal court and does not include a civil or revenue court acting under section 379। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट है या कोर्ट ऑफ सेशंस है वो अपने लोअर में कौन से वाले, सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट्स जो हैं उन्हीं के ऊपर रिविजनरी पावर रखते हैं। सिविल कोर्ट या रेवेन्यू कोर्ट, तीन टाइप के कोर्ट होते हैं ना, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट। तो सिविल और रेवेन्यू पे उनके रिविजनल पावर एप्लीकेबल नहीं होंगे, सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट्स पे ही रिविजनरी पावर एप्लीकेबल रहेंगे। बाकी तो ये सेम ही है, कोई चेंज नहीं है इसमें। इंटरलोगेटरी ऑर्डर वहाँ पे भी था, सेम यहाँ पे भी है। तो फिर से नया रिपीट करने के लिए, नो सेकेंड रिवीजन हमें पता ही है, ये भी हमने पढ़ा था वहाँ पे कि आपकी मर्जी है, आप चाहो तो
आप चाहो तो कोर्ट ऑफ सेशन में चले जाओ या आप चाहो तो हाई कोर्ट में चले जाओ। एक बार जिस भी कोर्ट में चले गए, आप दोबारा से नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कर सकते पहले हम कोर्ट ऑफ सेशन में चले गए फिर हाई कोर्ट में चले गए। ये सेम बात यहाँ पे एप्लीकेबल होती है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। सेशन जज पावर ऑफ रिविजन, तो सेशन जज के पास वही पावर है जैसा कि हाई कोर्ट के पास पावर्स होते हैं। तो सेशन जज को एग्जैक्टली सेम पावर्स ऑफ हाई कोर्ट दिए गए रिविजनरी पावर्स में। ये बात भी हम सीआरपीसी में ऑलरेडी कवर कर चुके थे, दैट इज द सेम थिंग। तो इनमें कोई चेंज नहीं है। लैंग्वेज आपको सेम मिलेगी, सिर्फ सेक्शंस के रेफरेंस चेंज हो गए हैं। तो वहाँ पे जो हम सेक्शंस पढ़ते थे अब वो सेक्शन यहाँ पे डिफरेंट रहेंगे। तो 442 जो है डील्स विद द पावर ऑफ द हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ एज अ कोर्ट ऑफ रिविजन। It is a discretionary jurisdiction vested in the High Court, which should be exercised sparingly to the question as the legality। देखो यही बात बार बार रिपीट हो रही है कि हर बार हाई कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो देखें कि लोअर कोर्ट अपना सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज द सेम प्रोविजन, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, ये सेम वैसा का वैसा है, सिर्फ सेक्शंस के रेफरेंस आप देख सकते हो। नो रिविजन वेयर द राइट टू अपील एग्जिस्ट, ये बात भी हमने ऑलरेडी पढ़ी है कि अपीलेबल मामले अगर होते हैं तो उनमें रिविजन नहीं होता है। और अगर बाई चांस मामला अपीलेबल है और हाई कोर्ट में आपने अपील लगाने की जगह रिविजन लगा दिया है तो क्या वहाँ पे जो है हाई कोर्ट उसको अपील की तरह ट्रीट कर सकता है? तो हाँ, ये भी पढ़ा था हमने ऑलरेडी। तो रिविजन में भी ट्रीटेड एज एन अपील, तो डेफिनेटली ये सारी बातें सेम टू सेम है। नो चेंज, नथिंग, एज इट इज़ सेम टू सेम है। तो कहने के लिए अमेंडमेंट है, सिर्फ लॉ का नाम चेंज, एक्ट का नाम चेंज हुआ है, बाकी अंदर की कहानी डिट्टो सेम है। तो उसे डोंट गेट कंफ्यूज या और पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं कि अरे ये नया प्रोविजन आ गया, कुछ नया प्रोविजन नहीं है, सेम टू सेम है। चलिए अब है आर्ट ऑफ एडवोकेसी जो हमने पढ़ा था चैप्टर अपीयरेंसेस। तो इसमें ICSI गाइडलाइंस में जो अटायर को लेकर के थोड़े से अमेंडमेंट हैं वो देख लेते हैं। Attire reflect the personality, lifestyle and standardization of professional more. So when he appears before the various authorities, तो डेफिनेटली वहाँ पे अटायर जो है यूनिफॉर्म जो उनकी है वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। Recognition of company secretary to appear before statutory bodies, authorities, adjudications, government agency, bodies and quasi-judicial body on behalf of their client is a privilege coupled with the conditions। तो हमें पता ही है कि हम डिफरेंट अथॉरिटीज़ के सामने अपेयर कर सकते हैं, लाइक हम NCLT के सामने अपेयर कर सकते हैं, चाहे हम SEBI, SAT इन सब के सामने अपेयर कर ही सकते हैं। The dressing requirement for appearances before the statutory body and quasi-judicial bodies are unwritten. A company secretary appearing before any statutory body or quasi-judicial body on behalf of his client stands there in his capacity as a professional. He is duty bound to respectfully support the presiding authorities, not just by following the rules and procedure, but also demonstrating the highest standard of the professional etiquettes। देखो ऐसा है सिंपल, जिस पर्टिकुलर अथॉरिटी के सामने आप अपेयर हो रहे हो उसके सामने आप जो वहाँ का ड्रेस कोड है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना, ताकि वहाँ का कोई न्यूसेंस ना हो, एक सिस्टमैटिक एक कोरम मेंटेन किया जाए, एक डेकोरम होना चाहिए वहाँ पे, ऐसा नहीं कोई कुछ भी किया जा रहा है। तो हम प्रोफेशनली ये हमसे एक्सपेक्टेड होता है कि हम क्या करें वहाँ पे, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ डिग्निटी मेंटेन करें, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल एटिकेट्स मेंटेन करें। तो उसके लिए ICSI ने हमें गाइडलाइंस इशू की हुई है। तो यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरीज जो हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ये गाइडलाइंस जो हैं वो ये बनाई गई हैं ताकि हम अच्छे वे में, अच्छे मैनर के अंदर अथॉरिटीज़ के सामने अपेयर हो सकें। प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स ऑफ एटिकेट्स एंड डेकोरम फॉर अपेयरिंग बिफोर द कोर्ट्स, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज एट्सेट्रा। इन सब के सामने अपेयर जब भी आप होंगे तो आपको हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एटिकेट्स फॉलो करने हैं, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। टू डेमोन्स्ट्रेट प्रोफेशनल बिहेवियर एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अथॉरिटी, guide company secretaries as to which attire is considerable, unsuitable, unconventional or inappropriate for them। मतलब कौन कौन से ड्रेसेस नहीं पहननी है, कैसे अपीयर नहीं होना है। प्रोजेक्ट ए प्रोफेशनल इमेज अमंग द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग रेगुलेटर्स एंड बिल्ड अ ब्रांड फॉर द प्रोफेशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज। तो भाई आप जैसा अपीयर करोगे वैसा ही तो आप ब्रांडिंग बना के आओगे ना कंपनी सेक्रेटरीज की, तो इसीलिए आपका अपीयरेंसेस होने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैसे जुडिशरीज के सामने अपीयर होते हैं। अच्छा, अब देखो एप्लीकेबिलिटी किन किन के ऊपर है, क्या क्या बोलता है ये। दिस गाइडलाइन शैल अप्लाई टू द कंपनी सेक्रेटरीज वेदर इन एम्प्लॉयमेंट और इन प्रैक्टिस अपियरिंग बिफोर क्वाजी जुडिशियल बॉडीज, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज या गवर्नमेंट एजेंसी एक्सेट्रा। इन सबके सामने जो भी अपियर हो रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी, उनके लिए गाइडलाइन बनाई गई है। तो नंबर 1 ड्रेस कोड। ड्रेस कोड फॉर प्रैक्टिसिंग मेंबर्स क्या है? मेल मेंबर्स के लिए वैसे हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। नेवी ब्लू सूट है
या नेवी ब्लू ब्लेजर ओवर अ सोबर प्लेन या सॉलिड कलर्ड ट्राउजर, प्रेफरेबली लाइट ग्रे. The fabric of the coat या blazer may be as per the weather, and navy blue neck tie preferable with CS logo or any other tie with the CS logo. तो यहाँ पे ये हम लोगों के लिए ड्रेस कोड है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. या बॉटम अप कोट आप पहन सकते हो, फुल स्लीव्स कॉलर्ड शर्ट होनी चाहिए, फॉर्मल शूज़ होने चाहिए, सॉक्स में भी प्लेन या सॉलिड कलर्स के हो सकते हैं, जो भी आपके सॉक्स हैं जो मैचिंग हो रहे हैं आपके ट्राउजर्स के साथ. फीमेल्स के लिए क्या था, नेवी ब्लू सूट है, कोट एंड ट्राउज़र विथ फुल स्लीव्स कॉलर्ड शर्ट, या फिर आप साड़ी वेयर कर सकते हो. फॉर्मल फुटवेयर स्कार्फ विथ CS लोगो इज रिकमेंडेड टू बी वॉर्न. अच्छा, ये सब तो हम पढ़े हैं ना ऑलरेडी, इसमें तो नया कुछ था ही नहीं, ये ड्रेस कोड हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे. अच्छा, रेस्ट्रिक्टेड आइटम ऑफ अटायर, ये वहाँ पे लिखा हुआ नहीं था कि क्या क्या चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड रहेंगी, तो ये यहाँ पे और दे रखा है. दैट इज़ क्लोथ दैट आर टू रिवीलिंग या नॉट फिटिंग वेल, नहीं पहनने चाहिए. शॉर्ट या स्कर्ट्स ऑफ हाफ स्लीव शर्ट, ये सब वेयर नहीं करना चाहिए. सन ग्लासेस, कैप्स, हैट्स, मफलर्स, ये सब वेयर नहीं करना चाहिए. हैंड ग्लव्स, फेस मास्क, व्हील्स, स्पोर्ट्स शूज़, स्लीपर्स, कैजुअल वियर्स, फुटवेयर्स या आपके सिंगलेट्स या टी शर्ट, जीन्स, ऑब्वियसली कैजुअल वियर्स कोई भी वेयर नहीं करना चाहिए आपको. ये सारे जो हैं कैजुअल वियर्स के एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं कि क्या क्या आपको वेयर नहीं करने चाहिए. बाकी फॉर्मल वेयर ही आप कर सकते हो, वो भी नेवी ब्लू वाला. अच्छा, अब जैसे ईयरफोन्स, हेडफोन्स यूज़ नहीं करना है, अरे अंडरस्टूड सी बात है. मेडिकल इक्विपमेंट which would force the trial judge to either grant a continuation or influence the judge in any manner prejudicial to the administration of the justice, या middle is except where the professional has a constitutional right thereto. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको कैरी नहीं करनी है ना. Exception. The intent of these guidelines is not to impose a rigid standard not directly related to the judicial administration, and accordingly exceptions are given. क्या क्या exceptions हैं? Number 1, टर्बन्स में भी वॉर्न फॉर रिलीजियस कॉस्मेटिक या अदर लेजिटिमेट पर्पसेस, तो टर्बन्स अलाउड हैं. हेड गियर अलाउड है. ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ना, वैसे इसमें ऐसा कोई अमेंडमेंट है नहीं, तो ये सब ये पढ़ाई बातें हैं. मतलब ड्राफ्टिंग के जो अमेंडमेंट्स हैं वो वैसे ही दे रखे हैं बस फॉर्मेलिटी के लिए, बाकी अदरवाइज अमेंडमेंट्स कुछ नहीं है. एटिकेट्स वाइल अटेंडिंग वर्चुअल हियरिंग्स, अगर वर्चुअल मीटिंग्स हैं तो उस वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए. बिफोर मतलब आपका फेस टू फेस वहाँ पे हियरिंग नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक जैसे ई एडजुडिकेशन हम आजकल पढ़ते हैं, तो ई एडजुडिकेशन के मैनर के अंदर यहाँ पे हियरिंग हो रही है. तो बिफोर द हियरिंग फैमिलराइज योरसेल्फ विद योर माइक्रोफोन, कैमरा एंड स्पीकर, टेस्ट योर टेक्नोलॉजी फ्रॉम द प्लेस वेयर यू प्लान टू पार्टिसिपेट इन द हियरिंग. तो अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करो कि आप कौन हैं. ड्रेस कोड जो है वो आपको फॉलो करना है, इवन तो चाहे आप वर्चुअल मीटिंग अटेंड क्यों ना कर रहे हो, आपको ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए. एक्सेसिव फिजिकल मूवमेंट नहीं होना चाहिए. जिस प्लेस से आप बैठ करके फिजिकली यहाँ पे ऑनलाइन अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फिजिकल मतलब बहुत सारे लोग, जैसे मान लो किसी रेस्टोरेंट में जाके आप ये अटेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे बस बार बार कोई ना कोई आ रहा है जा रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए. कंप्यूटर या कैमरा एंगल जो है शुड बी प्लेस इन सच मैनर दैट इज स्ट्रेट एट इट और बिट अबव आई लेवल. तो आपके आई लेवल के हिसाब से आपका क्या होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए. और ओवरली ब्राइट या एक्सट्रीमली डार्क बैकग्राउंड शुड बी अवॉइडेड, है ना, so as to do not translate well on the camera. Additionally background should be clear and uncluttered, तो एकदम background आपका clear होना चाहिए. While using spectacles they should not have non-reflective coating. Use an external microphone, headset, earbuds with a built-in microphone where possible. This supports good audio quality. तो अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो आप वहाँ पे एक्सटर्नल ऑडियो जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हो ताकि हियरिंग में दिक्कत ना हो. बार बार पूछ रहे हो क्या बोल रहे हो सुनाई नहीं दे रहा है, कैन यू रिपीट. इतना ऐसे करने से अच्छा है ना कि पहले से ही आप साउंड सिस्टम पूरा सही से रखो. प्रेफरेबली म्यूट नोटिफिकेशन ऑन योर कंप्यूटर डिवाइस, तो जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह हैं उनको म्यूट करके रखो ताकि बीच बीच में पै ना करता रहे, पता चले कि थोड़ी देर में आपका कंप्यूटर कोई ना कोई नोटिफिकेशन दिए जा रहा है. तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए. तो ऑनलाइन अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो ये सारे कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है, ठीक है. और वायलेशन अगर करोगे हैं तो लाइबल फॉर एक्शन अंडर द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट के लिए आप लाइबल बन जाओगे, ठीक है. दैट्स इट. तो बस ये छोटे से अमेंडमेंट्स जो हैं, अमेंडमेंट्स तो क्या ही हैं, वापस से वही बातें रिवाइज कर ली हमने जो पढ़ी थी ऑलरेडी क्लास के अंदर. तो बस आप लोग CRPC जो है उसके कंसर्न में लॉ का नाम चेंज कर लेना, जिसमें हम लोग जो है सेक्शंस नंबर्स डिफरेंट कर देंगे, बाकी अंदर की कहानी एकदम एग्जैक्टली सेम रहेगी. दैट्स इट. बस यही अमेंडमेंट्स हैं. तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू.